प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपका पैलेंटोलॉजी पेपर का जो फाइलम है वो फाइलम मोलस्का का नॉन एमोनोइडी मोलस्का फैमिली का एक सब ऑर्डर है अमोनोइडिया, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपने इसी फाइलम का नोटिलॉडिया उसके बारे में जानने का प्रयास किया, आपने सिफेलोपोडा के बारे में जानने का प्रयास किया, आपने गैस्ट्रोपोड्स के बारे में जाना, आपने लेमेलिब्रेंक्स जो क्लास है उसके बारे में जानने का प्रयास किया। तो अभी ये हमारा मोलस्का फैमिली चल रहा है, जिसके अंतर्गत अब करीब करीब मोलस्का ये समाप्ति की ओर है। हम अमोनॉइड्स देख रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा डाइब्रेंकिया जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एमोनॉइड्स के क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें, इनके वर्गीकरण की बात करें, तो आप देख रहे हैं आप क्लासिफिकेशन इसका हमने बनाया है। इसका फाइलम मोलस्का है, इसकी क्लास सिफेलोपोडा है, इसका ऑर्डर टेट्राब्रेंकिया है, इसका सब ऑर्डर जो है वो एमोनोइडिया है। जिस तरह से हमने नोटिलॉइड्स को क्लासिफाई किया था, उसी तरह से एमोनॉइड्स को भी हम इसी प्रकार क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और सब ऑर्डर अमोनोइडिया है और उसका सब ऑर्डर या उसका जीनस हमने नोटिलॉइड कहा था। तो ये बात तो हुई इसके क्लासिफिकेशन की। अब हम थोड़ा सा अमोनॉइड्स और नोटिलॉइड्स में कुछ समानताएं हैं, कुछ भिन्नताएं हैं, हम थोड़ा उसके बारे में जानने का प्रयास करें। देखिए, ये एमोनॉइड्स भी नोटिलॉइड्स की तरह ही बहुत प्राचीन जीवाश्म अवशेष, और यदि हम इसके मॉर्फोलॉजी या इसकी आकारिकी या इसकी शारीरिक रचना की यदि हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो ये नोटिलॉइडिया से ये काफी मिलता जुलता है, बहुत समानता है नोटिलॉइड्स और एमोनॉइड्स में। लेकिन एक मुख्य जो भिन्नता है इन दोनों में, एमोनॉइड्स और नोटिलॉइड्स में, वो है उसका स्विचर लाइन। जो स्विचर लाइन है वो आप जानते हैं स्विचर लाइन क्या होता है। हमने बहुत सारे जो कोर्सेस पढ़े हैं उसमें हमने स्विचर लाइन की चर्चा की है। तो जो स्विचर लाइन है वो स्विचर लाइन में काफी भिन्नता पाई जाती है। जो नोटिलॉइड्स है उसकी स्विचर लाइन बिल्कुल सिंपल होती है, सरल एक रेखा के रूप में होती है। लेकिन जो एमोनॉइड्स है उसकी जो स्विचर लाइन है, जैसे देखिए डायग्राम में हमने दिखाने का प्रयास किया है, ये स्विचर लाइन है। तो इसकी स्विचर लाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत जटिल होती है। इसको आप डेंड्राइटिक या मॉस के समान जो है वो इसकी स्विचर लाइन एमोनॉइड्स की होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि एमोनॉइड्स का जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो उसकी स्विचर लाइन हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका ये स्विचर लाइन डेंड्राइटिक या मॉस के समान होता है। तो ये थोड़ी सी भिन्नता है इन दोनों की। एमोनॉइड्स की जब हम बात करें तो एमोनॉइड्स अब हमको नहीं मिलते। जिस तरह से नोटिलॉइड्स की कुछ प्रजातियां हमें अब भी मिलते हैं, इसलिए नोटिलॉइड्स को आपने लिविंग फॉसिल्स का नाम भी दिया था। आपने कहा कि जो नोटिलॉइड्स हैं वे लिविंग फॉसिल्स कहलाते हैं। कारण यही था कि उनके वो प्राणी हमें आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो एमोनॉइड्स हैं ये पूरी तरह से अब विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ये हमें अब नहीं मिलते हैं। तो एमोनॉइड्स के अंतर्गत आने वाले सभी प्राणी पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं। यद्यपि नोटिलॉइड और एमोनॉइड के जो सेल है उनका आकार प्रकार एक समान होता है,
लेकिन इनके साइफिनिकल और इनकी जो स्विचर लाइन है जिसको आप सीमन रेखा कहते हैं, उनमें थोड़ी भिन्नता होती है। जैसे कि अभी अपन ने चर्चा की कि एमेनोइड्स का जो स्विचर लाइन है वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बना हुआ होता है, यानी बहुत जटिल होता है, डेंड्राइटिक होता है। लेकिन जो नोटिलॉइड्स हैं उनकी स्विचर लाइन जो है वो बिल्कुल सिंपल या समान एक सरल रेखा में उनकी होती है। साथ में आप ये कह सकते हैं कि या कुछ जीवाश्म वैज्ञानिकों ने ये बताने का प्रयास किया कि सीवन रेखा या स्विचर लाइन के कारण ही ये जो एमेनोइड्स हैं वे पहचान में आए, और इन्हीं स्विचर लाइन्स के कारण ही हम इनको नोटिलॉइड और एमेनोइड्स में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो आकारिकी है एमेनोइड्स, उसकी बात करेंगे। इसका भी वही जो शरीर है वो शेल से मिलकर बना होता है या कवच से मिलकर बना होता है, जो काइटिनियस होता है। और इस शेल के अलावा इसका शारीरिक रचना का भाग इसका एपर्चर है, द्वारक जिसको कहते हैं, द्वारक। फिर इसका साइफिनिकल है, इसके जैसे हमने नोटिलॉइड का साइफिनिकल देखा था, थोड़ा सा भिन्न है, हम भी चर्चा करेंगे। ये उसका साइफिनिकल है। फिर स्विचर लाइन, इसलिए हमने बहुत सारी चर्चा कर ली। स्विचर लाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसका, तो इसकी स्विचर लाइन, तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। हम थोड़ा थोड़ा सा इन सब इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम जानने का प्रयास करें। जैसे इसका कवच या शेल है, तो एमेनोइड के सभी कवच नोटिलॉइड्स की तरह ही बाहरी होते हैं, बाह्य होते हैं, और ये सारे स्पाइरल और इनवॉलेट यानी अंतर्वलित होते हैं, कुंडलित होते हैं और अंतर्वलित होते हैं। आप देख रहे हैं स्पाइरल होते हैं और जो है वो अंतर्वलित होते हैं, इनवॉलेट होते हैं। और ये अंतर्वलन की मात्रा पर आधारित कवचों के आकार को विभिन्न परिभाषित शब्दों द्वारा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। समतल सर्पिल कवचों के आकार ज्यादातर जो है वो ग्लोबोज या गोलाकार होते हैं, ग्लोबोज या गोलाकार होते हैं, और डिस्क के समान भी, यानी कि चक्र के समान भी ये पाए जाते हैं, है ना। तो कुछ जो सीनोजोइक और जो आपका पैलोजोइक एमेनोइड्स के जो कवच हैं उनमें कोइलेशन या कुंडलित उनके कवच जो है वो पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो इसका एपर्चर है, एपर्चर या जिसको आप द्वारक कहते हैं, तो एमेनोइड का द्वारक नोटिलॉइडिया के द्वारक से थोड़ा सा भिन्न होता है। नोटिलॉइडिया में जो एपर्चर है उसका जो मार्जिन है वो हाइपोनोमिक जो चेंबर होता है उसको छोड़कर शेष इंटायर होता है। लेकिन एमेनोइड जैसे हार्पोसिरस, जैसे ये हमने हार्पोसिरस बनाया है, हार्पोसिरस में चैम्बर के स्थान पर अधर उपांतुता सामने बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, जिसको रोस्ट्रम कहा जाता है, जिसको कि आप रोस्ट्रम कहते हैं। और कभी कभी एपर्चर का जो मार्जिन है वो उंगली की आकृति में बढ़ा हुआ भी होता है, जिसको हम लेपेट कहते हैं। ये देखिए उंगली की आकृति में बढ़ा हुआ मिलता है एपर्चर, उसको आप लेपेट कहते हैं। और कुछ जो है बाहर की ओर बहिर्वेशित होता है, इस प्रकार से जो कॉइलिंग यहाँ खत्म हो रही है उसको आप रोस्ट्रम कहते हैं। तो ये तो हुई इसके एपर्चर की बात। अब इसका जो साइफिनिकल है वो नोटिलॉइडिया की अपेक्षा एमेनोइडिया का साइफिनिकल जो है वो सरल होता है। हम साइफिनिकल की बात कर रहे हैं, तो नोटिलॉइडिया की अपेक्षा एमेनोइडिया का जो साइफिनिकल है वो थोड़ा सा सरल होता है। इसका आकार नोटिलॉइडिया के साइफिनिकल के समान ही पतलीछड़ जैसा होता है, और डेमोनियम कल्प में पाए जाने वाले जो क्लाइमेनिड्स हैं उनको छोड़कर सभी एमेनोइड्स में साइफिनिकल की स्थिति जो है वो अधर होती है, वेंट्रल होती है। और जो पहले के एमेनोइड्स हैं उनमें जो उनकी सेप्टल नेक है नोटिलॉइड की तरह ही
रेस्ट्रोसाइफोनेट की ओर होती है। और जब हम इसके स्विट्जरलैंड की बात करें, इसकी सीवन लेखा की हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड के लिए, इसकी स्विट्जरलैंड के लिए आप ये कह सकते हैं कि इसका जो स्विट्जरलैंड है उसको आप एमोनोइटिक स्विचर कहते हैं, क्योंकि एमोनोइडिया का है इसलिए इस स्विचर को आप एमोनोइटिक स्विचर कहते हैं। तो एमोनोइटिक स्विचर में ध्यान देने की बात यह है कि ये डेंड्राइटिक या मोस जैसा आकृति में ये दिखाई देता है। इस प्रकार की जो स्विट्जरलैंड है इसको आप डेंड्राइटिक या मोस स्ट्रक्चर के समान, मोस के समान यह होता है। स्विट्जरलैंड का की स्टडी एमोनाइट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। एक ही कवच के लाइफ सर्किल के स्टडी से ये पता चलता है कि इनके शेल के जो राउंड्स हैं, चक्कर है, वो स्विट्जरलैंड अपेक्षा के इनकी सरल होती है, परंतु बाद के चक्रों की जो स्विट्जरलैंड है वो क्रमशः जटिल होती जाती है। और इस प्रकार जातिवर्ग के अध्ययन से सिद्ध होता है कि एमोनाइट्स की सीवन रेखा जो है वो क्रमशः जटिल होती जाती है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो स्विट्जरलैंड है, ये स्विट्जरलैंड इनका डायग्नोस्टिक फीचर या इनकी पहचान का गुण हो सकता है। अब हम इसका थोड़ा सा हम देखें, इसका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हमें सभी फॉसिल्स का जो जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इनका जो भूवैज्ञानिक वितरण है वो हमको देखना होता है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से ये फॉसिल या ये प्राणी अवशेष किस किस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा हुए, कब ये कम हुए और कब धीरे धीरे ये विलुप्त हुए। तो ये सारा हम इसके जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो एमोनॉइड का जो जियोलॉजिकल रेंज है या भूवैज्ञानिक जो इसका वितरण है या इसका जो रेंज है वो नोटिलॉइड की अपेक्षा कम है। गोनियाटाइटिस के पूर्वज एगोनियाटाइटिस को सबसे पुराना एमोनॉइड फॉसिल माना जाता है। गोनियाटाइटिस ये सबसे प्राचीन पुराना एमोनॉइड माना जाता है। गोनियाटाइटिस और एगोनियाटाइटिस। एगोनियाटाइटिस सर्वप्रथम लोअर डेवोनियन टाइम पीरियड में पाए गए, यानी कि निम्न डेवोनियन टाइम पीरियड में पाए गए। इस काल में कुंडलित और अकुंडलित, कॉइलिंग एंड नॉन कॉइलिंग, दोनों प्रकार के एमोनॉइड पाए जाते हैं। डेवोनियन कल्प के समाप्त होते होते स्विट्जरलैंड सामान्यतः आपका गोनियोटिटिक या वेव तरंगित गोनियोटिटिक हो जाती है। और पैलेयोजोइक टाइम पीरियड की शेष अवधि में एमोनॉइड में गोनियोटिटिक स्विट्जरलैंड की मुख्यतः पाई जाती है। आपका ये जो जुरेसिक टाइम पीरियड है, जुरेसिक टाइम पीरियड में मुख्य रूप से एमोनॉइटिक स्विट्जरलैंड पाई जाती है। और एमोनॉइटिक स्विट्जरलैंड को आप एमोनाइटिस या प्रारूपिक एमोनाइटिस की स्विट्जरलैंड माना जाता है। और एमोनाइटिक स्विट्जरलैंड में सिरेटेटिक जो एमोनाइटिक स्विट्जरलैंड है वो सिरेटेटिक स्विट्जरलैंड से विकसित हुई है। तो एमोनाइटिक स्विट्जरलैंड वाले दो जो कुल है वो है फाइलोसिरेटिडी और लाइटोसिरेटिडी। तो इस प्रकार क्रिटेशियस कल्प में भी ये इनकी कुछ जातियां जो है वो हमें पाई जाती है। और ये जो एमोनॉइड्स हैं ये आपके बहुत अच्छे ये सूचक जीवाश्म हैं या इंडेक्स फॉसिल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सीमित होता है और इनका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो विस्तृत होता है, वास्ट होता है। यानी भूवैज्ञानिक वितरण तो इनका सीमित है, लेकिन इनका भौगोलिक वितरण जो है वो बहुत अधिक होता है। तो इसीलिए ये सूचक जीवाश्म या इंडेक्स फॉसिल्स की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार आप जब भी एमोनॉइड्स की बात करेंगे तो उसके क्लासिफिकेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को जानने का प्रयास